डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन का। देखो फटाफट वो पहले आपका बुक वाला खत्म करते हैं। हाँ। यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कन्वेंशन, मेन थ्योरी यही है बेटा। वो डिप्रिसिएशन वगैरह का जो थ्योरी है ना, वो वैसे भी एग्जाम में पूछेगा नहीं। मेन थ्योरी यही पूछेगा जो पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बोला इंडिया में अकाउंटिंग सिस्टम कैसे चलता है। इंडिया में गैप बोल के एक अकाउंटिंग सिस्टम है, वो फॉलो करते हैं। गैप का फुल फॉर्म क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो दुनिया में सबको जनरली एक्सेप्ट है, वही इंडिया फॉलो करता है। ठीक है। इंडिया में ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता कौन है? तो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इंडिया में 2 डिपार्टमेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया हुआ है गवर्नमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है ये तो आप जानते ही हो अब तक। वो प्रिंसिपल्स, वो रूल्स जो इंडिया में अकाउंटिंग के लिए फॉलो किए जाते। जैसे आप पढ़े भी हो, AS 19 पढ़े, या आप उसके पहले अदर AS पढ़े हो, AS 10, 11, 2, 1। ठीक है, ताकि कोई अटके तो वो गाइडलाइन फॉलो कर सके, नहीं भी अटके तो गाइडलाइन सबको फॉलो करना चाहिए। ये बनाता कौन है? ICAI विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है और ICAI है। ये दोनों मिलकर गवर्नमेंट को रेकमेंड करता है बना के, गवर्नमेंट फिर इनको चेक करता है और अप्रूवल करता है। ठीक है, क्लियर है बात? हाँ सर। अब जो आप लोग अकाउंट्स पढ़ते हो उसमें मेन 2 चीजों को बेस बनाया गया। एक है अकाउंटिंग कंसेप्ट और एक है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। पहले हम कंसेप्ट का बात करते हैं। कंसेप्ट का मतलब हो गया वो पैरामीटर या वो कॉन्स्टेंट्स जिसके अंदर अंदर रह के आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। वो पैरामीटर यानी वो है स्टैंडर्ड्स, और वो कांस्टेंट मतलब वो रुकावट जिसके अंदर में रह के आपको अकाउंट बनाना है। तो कुछ कॉमन कंसेप्ट्स क्या है? तो देखो यहाँ पे स्क्रीन पे दिया हुआ है। पहला है एंटिटी कंसेप्ट। माने सर अकाउंटिंग ये बोलता है कि बिजनेस और ओनर 2 सेपरेट इंसान है। बिजनेस ओनर को कुछ दे, माने ड्राइंग्स कहलाएगा वो, और ओनर बिजनेस को कुछ दे तो वो कैपिटल कहलाएगा। तो दोनों रिकॉर्ड होना चाहिए ना। हम ये बोल के चलने लेकर छोड़ सकते हैं क्या कि मेरा ही तो बिजनेस है तो हम निकाल के ले गए तो उसका क्या एंट्री करना है, या हम दे दिए तो उसको क्या रिकॉर्ड करना है? कहते हैं ना कैपिटल और ड्राइंग रिकॉर्ड। क्यों? क्योंकि बिजनेस बोलता है, अकाउंटिंग बोलता है कि एंटिटी कंसेप्ट है, यानी सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। हम सेपरेट लीगल नहीं बोला। सेपरेट लीगल केवल 2 ही केस में है, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनीज। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, HUF, इनमें क्या होगा? सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं। ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट बोला गोइंग कंसर्न। माने हम लोग ये मान के चलते हैं बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। इसीलिए तो बेटा अगर रेंट पे प्रॉपर्टी ले तो एक्सपेंस लिखते हैं, लेकिन खरीद ले तो उसको एसेट लिखते हैं, क्योंकि हम मानते हैं ये लॉन्ग टर्म यूज आएगा, और हम ये मानते हैं मेरा बिजनेस 1-2 साल में बंद नहीं हो जाएगा। वी एज्यूम दैट बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न। बिजनेस चलता रहेगा लॉन्ग टर्म तक। तीसरा कंसेप्ट बोलता है पीरियोडिकल कंसेप्ट या पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। मतलब हम लोग अकाउंट से पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाते हैं। कौन से पीरियड के लिए? अप्रैल टू मार्च। मतलब 12 महीना का आपका एक अकाउंटिंग साइकिल होना चाहिए। आप उस पीरियड के लिए अकाउंट बनाओ। उस 12 महीना में कितना सेल हुआ, उस 12 महीने का कितना खर्चा हुआ, तो उस 12 महीना में कितना नेट प्रॉफिट आया, वो सब का बात करना चाहिए। कभी ऐसा कर सकते हैं क्या इस महीना 10 महीना का अकाउंट बनाया, अगला महीना 12 महीना का, फिर अगले साल 15 महीना का, फिर अगले साल 9 महीने का? क्या ये ठीक होगा? नहीं। तो सर आपको अपना एक पर्टिकुलर पीरियड रखना चाहिए, उस पीरियड के लिए अकाउंटिंग बनना चाहिए। और वो पीरियड क्या है? वो पीरियड क्या है? अप्रैल टू मार्च। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। अगला बोला मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मतलब हर चीज को मनी के टर्म्स में मेजर करो। जो चीज मनी में मेजर नहीं हो सकता वो अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता। फॉरेन अकाउंटिंग में ना अपने एम्प्लॉइज को भी एसेट मानते हैं।
इंडिया में एम्प्लॉयज को एसेट नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हम लोग मानते हैं इंसान का मनी मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। फीलिंग्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना, क्योंकि फीलिंग्स मनी मेजर नहीं हो सकता। तो जो चीज मनी के टर्म में मेजरेबल है उसी को अकाउंट्स में लेना चाहिए। इसके अलावा और क्या कंसेप्ट है? एक्रूअल कंसेप्ट, माने सर खाली कैश बेसिस पे अकाउंटिंग मत कीजिए, पैसा दे दिए तो रिकॉर्ड करे और पैसा ले लिए तो ही रिकॉर्ड करे। नहीं सर, उधार का एंट्री भी रिकॉर्ड होता है, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड भी, आउटस्टैंडिंग एक्रूड भी रिकॉर्ड करते हैं। मतलब वो अगर खर्चा पर्टिकुलर ईयर को बिलोंग करता है तो उसको लिखिए, वो कमाई पर्टिकुलर ईयर को बिलोंग करता है तो लिखिए, कोई और ईयर का है तो उसको माइनस कीजिए। इसीलिए हम लोग आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर को बिलोंग करता है। हम आपको 10 महीने का भाड़ा दे दिए तो 10 महीने का रेंट मान लो 10,000 करके 1 लाख तो रिकॉर्ड हुआ ही, लेकिन 2 महीने का भाड़ा देना बाकी है तो वो भी ऐड करके लिखते हैं ना, 20,000 और ऐड करके 1,20,000 लिखते हैं पीएल में। क्यों? क्योंकि पूरा खर्चा तो 12 महीने का है ना सर, 2 महीने का दिए नहीं तो क्या हुआ, रिकॉर्ड तो करना चाहिए। लेकिन अगर हम बोले अगले 2 महीने का एडवांस भी दे दिए, वो भी इसमें रिकॉर्डेड है, तो सर वो माइनस कीजिए प्रीपेड। तो प्रीपेड प्री रिसीव माइनस कीजिए, एक्रूड और आउटस्टैंडिंग ऐड कीजिए। ये आपको कौन सिखा रहा है? ये एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल माने जो खर्चा इस पर्टिकुलर को बिलोंग करता है उसको लिखिए। नेक्स्ट बोला डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, हर चीज का डबल एंट्री होगा, कुछ डेबिट होगा तो कुछ क्रेडिट भी होगा, इट इज कंपल्सरी। ठीक है। मैचिंग कंसेप्ट यानी करंट ईयर का खर्चा को करंट ईयर के कमाई से ही कंपेयर करो, तभी सही प्रॉफिट निकलेगा। इसीलिए ये पूरा 12 महीने का लेते हैं और फिर इसको सेल से कंपेयर करेंगे। अगर हम बोले अनुष्ठित चंद्रलेखा मेरा 1.5 लाख रुपए का सेल हुआ और हम 1 लाख का रेंट दे चुके हैं, तो वही माइनस करके 50,000 का प्रॉफिट बोल दे, क्या ये ठीक होगा? बोलो। मेरा टोटल सेल ईयर का 1.5 लाख है और ये 1 लाख तो 10 महीने का रेंट है ना, और वही चुकाए, 2 महीने का रेंट चुकाए नहीं हम, तो वही खाली 1 लाख ही माइनस करो और बोले 50,000 का प्रॉफिट हो गया, क्या ये ठीक होगा? नहीं सर, आपको जो 20,000 रेंट नहीं भी दिए हैं तो सर पेमेंट और एक्सपेंस में फर्क है। पेमेंट मतलब पैसा दे दिए और एक्सपेंस मतलब दिए या नहीं दिए। किसी से कोई चीज लिए है तो उसका पैसा देना है या दे चुके हैं, दोनों ही एक्सपेंस है। तो रेंट जो दे दिया वो भी एक्सपेंस है, जो 2 महीने का रेंट देना बाकी है वो भी एक्सपेंस है सर, तो उसको लीजिए आप। 1,20,000 माइनस करके बोलिए आपका 30,000 का प्रॉफिट हुआ है ना। हाँ सर। वैसे चंद्रलेखा अगर अगले 2 महीने का मतलब अगले साल का अप्रैल और मई का भी भाड़ा हम दे दिए तो वो भी 20,000 माइनस करके हम बोले 10,000 का ही प्रॉफिट हुआ, क्या ये ठीक होगा? नहीं सर, ये 20,000 करंट ईयर का है ही नहीं, आप इसको करंट ईयर की कमाई से क्यों माइनस करके प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं? अरे दे दिए तो क्या हुआ, पेमेंट अलग बात है, एक्सपेंस तो ये अगले ईयर का है ना, अगले ईयर की कमाई से माइनस करके कंपेयर कीजिए। इसीलिए पीएल में या ट्रेडिंग में उस पर्टिकुलर ईयर का ही खर्चा जाता है कि या पर्टिकुलर ईयर का ही कमाई जाता है। आप हमको अगले 2 साल का फीस अगर अभी दे दो, क्या हम उसको अभी मान लें इस साल का इनकम? नहीं सर, आपको एडवांस पैसा मिला है, आप उसको अगले साल का फीस, जब अगले साल का जो फीस आपको अभी मिला है उसको इस साल अपना कमाई मत मानिए, उसको अगले ईयर अपना कमाई मानिए। ये कौन सिखाया? मैचिंग कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट ये बोलता है कि कमाई को तभी बुक करना चाहिए जब रियलाइजेशन का श्योरिटी। अगर आपको लग रहा है ये पैसा रियलाइज होने का चांस कमी है तो उसको प्रोविजन फॉर बैड डेट बोल के बुक करना चाहिए ना। हाँ। तो रियलाइजेशन, यहाँ रियलाइजेशन मतलब ये नहीं बोल रहा है मिल गया तो रिकॉर्ड करो, या ये बोल रहा है मिलने का श्योरिटी हो तो ही रिकॉर्ड करो। ठीक है। और कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है जो तुम्हारे एसेट है, फिक्स एसेट, आई रिपीट, जो फिक्स एसेट है उनको एक्चुअल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो। उनका आज का मार्केट वैल्यू कितना है वो मत देखो। मार्केट वैल्यू केवल 2 चीज में कंपेयर करते हैं, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट। स्टॉक और इन्वेस्टमेंट में क्या रूल आता है? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। ये कंसेप्ट केवल स्टॉक और इन्वेस्टमेंट में चलता है। मतलब अगर मेरा आज के दिन स्टॉक का कॉस्ट है 2 लाख, लेकिन उसको मार्केट में बेचने जाए तो 1,80,000 ही रिकवर हो पाएगा, तो हमको स्टॉक को 1,80,000 पे लिखना चाहिए। सेम रूल इन्वेस्टमेंट के साथ है। हम रिलायंस का शेयर खरीदे हैं 2 लाख रुपए का, लेकिन आज के दिन रिलायंस के शेयर का भाव 1,80,000 है, तो हमको 1,80 लिखना चाहिए 31 मार्च के दिन। ये बात 31 मार्च के लिए हो रहा है। लेकिन सर
ये बात आपका मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इन पे एप्लीकेबल नहीं है। इनको कॉस्ट बेसिस पे लिखिए, इनका मार्केट वैल्यू मत लीजिए। ठीक है? हाँ सर। तो आपके बुक के हिसाब से इतने आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 कंसेप्ट है, एकदम मन में सेट कर लो नाम। एमसीक्यू में ही देगा, और एमसीक्यू में आपको ये सब कहानी देगा जो भी हम समझा दिया ना कि ये कौन सा प्रिंसिपल बताता है, बताओ, ये आपको पूछ सकता है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है? सर कन्वेंशंस का मतलब है वो मेथड या प्रोसीड्योर या गाइडलाइन जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इन्वॉल्व होता है। सर ये डेफिनेशन याद नहीं करना है, केवल ये 4 नाम याद करने। पहला कन्वेंशन है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है बेटा? फ्यूचर का कोई लॉस या लायबिलिटी है होने का चांस तो आज ही बुक कर लो, लेकिन फ्यूचर का कोई इनकम या गेन होने का चांस है तो जब होगा तब बुक करना। ये कौन सिखाया? कंजर्वेटिज्म। बी प्रिपेयर्ड फॉर द रिस्क, बी प्रिपेयर्ड फॉर द शॉक, नॉट फॉर द सरप्राइजेस। सरप्राइज के लिए तैयारी नहीं करना, शॉक के लिए तैयारी करना, ताकि फ्यूचर में जब वो झटका लगे तो वो झटका झेल पाओ। तो क्या बोलता है? अगर फ्यूचर का कोई लॉस लायबिलिटी होने का चांस है तो आज ही बुक कर लो, लेकिन फ्यूचर का कोई इनकम या गेन होने का चांस है तो जब होगा तब बुक करना। ये कौन सिखाया? कंजर्वेटिज्म। दूसरा कन्वेंशन है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या सिखाया? अकाउंटिंग में जो भी आप मेथड या परसेंटेज फॉलो करते हो वो रेगुलर रिपीट रखो, बार बार चेंज मत करो। इस साल डिप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी पे, अगले साल स्ट्रेट लाइन पे, फिर नेक्स्ट साल डब्ल्यूडीवी पे, फिर नेक्स्ट साल स्ट्रेट लाइन पे। क्या ये ठीक होगा? नहीं। सर अगर आप लगातार डब्ल्यूडीवी करो तो लगातार डब्ल्यूडीवी करो, लगातार एसएलएम करो तो लगातार एसएलएम करो, बार बार चेंज मत करो। क्लियर है बात? कंसिस्टेंट रहो। हाँ सर। कंसिस्टेंट रहो, बार बार चेंज मत करो। मटेरियलिटी क्या बोलता है? जो चीज इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा फोकस करो, उसको ज्यादा डिटेल में डिस्क्लोज करो, उसको पूरा। जैसे मान लो एग्जांपल देते हैं, वेजेस बहुत बड़ा फिगर है, सैलरी छोटा मोटा फिगर है, तो आप वेजेस एंड सैलरी बोल के लिख दो। लेकिन अगर सैलरी बड़ा फिगर है, वेजेस छोटा मोटा फिगर है, तो वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस लिखो। मान लो आपका नॉर्मल कुछ 10, 20, 50 रुपया खर्चा हुआ, उसको अदर इनकम में या अदर एक्सपेंस में डाल दो। लेकिन अगर बड़ा खर्चा हुआ है तो उसका नाम लिख के अलग से लिखो। मतलब रेंट को अदर एक्सपेंस में मत डालो, रेंट को रेंट बोल के लिखो, क्योंकि रेंट मटेरियल आइटम है। मटेरियलिटी क्या होता है? जो आपके डिसीजन और परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है। अगर उसमें गड़बड़ हुआ तो आपका डिसीजन और परफॉर्मेंस दोनों खराब हो सकता है। दैट इज मटेरियलिटी। तो मटेरियलिटी का मतलब है इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट थिंग्स पे ज्यादा फोकस करो, क्रिटिकल थिंग पे ज्यादा फोकस करो। 100 रुपया का बिल नहीं मिल रहा है, 1 करोड़ का एक बिल नहीं मिल रहा है, किसको ढूंढने में ज्यादा ध्यान दें? 1 करोड़ का। 1 करोड़ का। 100 रुपया का बैलेंस शीट मैच नहीं हो रहा है, 1 करोड़ से बैलेंस शीट मैच नहीं हो रहा है। 100 वाला को सस्पेंस में डाल के खत्म कीजिए ना, नहीं मैच हो रहा है। लेकिन 1 करोड़ का मैच नहीं हो रहा है तो सस्पेंस डाल के खत्म मत कर दीजिए, ढूंढिए, ठीक कीजिए। तो मटेरियलिटी पे ध्यान दें। मेरा 2% से पोस्टल का खर्चा बढ़ गया और मेरा 5% से या 5% से पोस्टल का खर्चा बढ़ गया और 1% से रॉ मटेरियल का खर्चा बढ़ा है। ज्यादा मटेरियल कौन है? ज्यादा फोकस किस पे करें? 5% से पोस्टल का खर्चा बढ़ गया और 1% से रॉ मटेरियल का खर्चा बढ़ गया। रॉ मटेरियल। हाँ सर, पोस्टल पे आप कितने रुपया खर्चा करते होंगे साल का? 20-25 हजार रुपया। 20-25 हजार का 5% कितना होगा? जब 10% 2,500 होता है तो 5% 1,000-1,200 रुपया। लेकिन रॉ मटेरियल आपका 1 करोड़ रुपया का आता है और अगर वो 1% भी चेंज हुआ तो 1 करोड़ का 1% कितना होगा? 1 लाख रुपया, है ना? तो ज्यादा उस पर ध्यान देना चाहिए। ये कंसेप्ट आपको कौन सिखाया? कन्वेंशन कौन सिखाया? मटेरियलिटी। और लास्ट कन्वेंशन है फुल डिस्क्लोजर। जिन जिन चीजों का आपको लगता है पूरा डिटेल आपके इन्वेस्टर्स को, बाकी लोगों को जानने का हक है, उसको बैलेंस शीट में पूरा डिटेल में डिस्क्लोज करो। अगर बैलेंस शीट में नहीं लिख सकते हो तो उसका डिटेलिंग नीचे नोट में दे दो।
ये आपके कन्वेंशन में। कन्वेंशन याद रखना ज्यादा इजी है ना, सीसीएमएफ, सीसीएमएफ, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी, फुल डिस्क्लोजर, या एफडी का तो सीसीएमडी, डिस्क्लोजर। तो अगर ये 4 याद है तो बाकी सब क्या है, कंसेप्ट। तो आपको 9 कंसेप्ट पूरे वैसे रटने नहीं पड़ेंगे अगर ये 4 याद है तो, क्योंकि आपको फंसा सकता है ये कंसेप्ट है कि कन्वेंशन है। बाकी तो देखो केस पढ़ के आपको नाम याद आ ही जाएगा एमसीक्यू में, क्या चाहिए उस कंसेप्ट या उस कन्वेंशन का बात हो रहा है। सब चीज को डिटेल में दिखाना चाहिए कौन सा कन्वेंशन बोलता है। 4 ऑप्शन देगा, वहां फुल डिस्क्लोजर भी देगा, आप देख के डिसाइड कर लोगे, तो वहां दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत क्या होगा, नाम देके अगर पूछ लिया ये कंसेप्ट है कि कन्वेंशन है, कि बोथ है कि बोथ ही नहीं है, तो सर कई बार गड़बड़ हो जाता है, उल्टा नहीं बता दे, कंसेप्ट को कन्वेंशन नहीं बता दे, कन्वेंशन को कंसेप्ट नहीं बता दे। तो याद करने का तरीका हो जाएगा सीसीएमडी, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, मेटेरियलिटी और डिस्क्लोजर। ये कन्वेंशन से, बाकी सब कंसेप्ट है। तो देखो यही सब पढ़ाया है यहाँ पे, ठीक है ना। हम सब समझा चुका है, उतना ही खाली मीनिंग ध्यान में रखना, ज्यादा माथापच्ची नहीं करना। यूनिट खत्म। नेक्स्ट यूनिट पे आ जाओ, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। इसमें याद करने लायक बातें क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 काम की बातें याद रखने लायक। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलेंगे, सॉरी 7 बातें काम की। कैपिटल रिसिप्ट किसको बोलेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट किसको बोलेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलेंगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल लॉस क्या है या गेन क्या है, और रेवेन्यू लॉस या गेन क्या है, रेवेन्यू लॉस या गेन क्या होता है। सबसे पहले आते हैं ये कैपिटल और रेवेन्यू क्या है। बेटा जो आइटम तुम्हारा बैलेंस शीट का है ना, जो तुम्हारा लॉन्ग टर्म नेचर का है, जिसका मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड ट्रीटमेंट होगा, लॉन्ग टर्म नेचर का यानी मोर देन 1 ईयर का है, वो कैपिटल है। अब पैसा आए तो रिसिप्ट है, जाए तो एक्सपेंडिचर है। अगर हम मशीन खरीदता है, ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्नीचर खरीदता है तो ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग लैंड एंड खरीद रहे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिजनेस का पैसा कहीं बाहर इन्वेस्ट कर रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, क्लियर है। हाँ सर। और यही 4 से पैसा आए तो, लैंड बेचे तो, मशीन बेचे तो, फर्नीचर बेचे तो, बिल्डिंग बेचे तो, जो इन्वेस्टमेंट करके रखे थे वो पैसा वापस निकाल ले तो क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट। मतलब सर आप बैलेंस शीट के आइटम का बात कर रहे हैं, आप लोन दें तो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और वही दिया हुआ लोन वापस आ जाए तो कैपिटल रिसिप्ट। कोई आपकी कंपनी में कैपिटल लगाए, मतलब आपकी कंपनी का शेयर खरीदे तो कैपिटल रिसिप्ट, और वही जो शेयर में इन्वेस्ट किया तो पैसा वापस निकाल ले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई आपकी कंपनी का डिबेंचर खरीदे तो कैपिटल रिसिप्ट, और वो डिबेंचर को रिडीम करना पड़ जाए, लौटाना पड़ जाए पैसा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब सर एसेट लायबिलिटी वाला आइटम आए, पैसा आ रहा है तो कैपिटल रिसिप्ट, जा रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, क्लियर है। हाँ सर। हाँ। और सर ट्रेडिंग पीएल वाला आइटम से पैसा आ जाए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर। चंद्रिका इस पे थ्योरी लिखने नहीं आएगा, एमसीक्यूज में फंसाएगा ये सब जगह। ठीक है, या आइटम देके बता देगा, बताओ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैपिटल रिसिप्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो बैलेंस शीट वाला आइटम से पैसा आ रहा है तो कैपिटल रिसिप्ट, और बैलेंस शीट वाला आइटम से पैसा जा रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। यही रीजन में लिख के आ जाए तो हो जाएगा ना। बिल्कुल, रीजन में वो लिखोगे ना, ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट, मतलब ये मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए तो, और सिर्फ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के लिए तो रेवेन्यू। हाँ, डे टू डे रिकरिंग नेचर को रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है। सैलरी देना, रेंट देना,
परचेज करना, सेल करना, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड पेड, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन पेड, ये सब रेवेन्यू आइटम है। जहां जहां रिसीव्ड बोला पैसा आना हो गया और जहां जहां पेड बोला पैसा जाना हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब एक 3 आइटम बताने जा रहे हैं आपको हम, जो 3 आइटम ऑलवेज आपको फीलिंग तो आएगा कि ये कैपिटल, ये रेवेन्यू टाइप का आइटम है, लेकिन होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक एसेट खरीदते वक्त अगर कोई इंस्टॉलेशन या भाड़ा लग रहा है तो इंस्टॉलेशन या फ्रेट लग रहा है एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एसेट। एसेट खरीदते वक्त अगर कोई इंस्टॉलेशन या फ्रेट लग रहा है, आपको बोलेगा फ्रेट, देखो मन में क्या आएगा, फ्रेट यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, भाड़ा, लेकिन वो भाड़ा लग रहा है तो भाड़ा एसेट के लिए लग रहा है। तो एक नया एसेट खरीदते वक्त इंस्टॉल करना या भाड़ा लगना रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हाँ। सेकेंड हैंड एसेट अगर खरीदते वक्त ही रिपेयरिंग हो, देखो एक नया एसेट का बात किया, अब एक सेकेंड हैंड का बात कर रहे हैं। सेकेंड हैंड एसेट का रिपेयरिंग, देखो सेकेंड हैंड एसेट का भी लाना और लगाना तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही, लेकिन रिपेयरिंग भी उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हम एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदा बिजनेस में यूज करने के लिए, सेकेंड हैंड ट्रक खरीदा अपना सामान को कहीं पहुंचाने के लिए, तो हमको लगा ये सेकेंड हैंड है, एक बार बढ़िया से इसका ऑयलिंग, वॉशिंग, रिपेयरिंग करवा लेते हैं ताकि तुरंत खराब ना हो, यूज करने के पहले प्रॉपर इसको मेंटेन करवा लेते हैं। तो वो मेरा वो एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, उस एसेट के साथ ही ऐड हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और अगर कोई एग्जिस्टिंग एसेट है, उसका लाइफ बढ़ रहा है या कैपेसिटी बढ़ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ओवरहॉलिंग एक्सपेंस। लाइफ कैपेसिटी बढ़ना, रिपेयरिंग होना, ये तीनों को ही ओवरहॉलिंग एक्सपेंस बोलते हैं। तो एग्जिस्टिंग एसेट का ऐसा कोई खर्चा करें उसका लाइफ बढ़ गया, वो अभी 5 साल टिकता, उसकी जगह 8 साल टिकेगा। कैपेसिटी बढ़ गया, वो 1 लाख पीस बना रहा था, 1,20,000 पीस बनाएगा। एक सिनेमा हॉल है, उसमें ऊपर बालकोनी बनवा दिए, उसमें एक्स्ट्रा व्यूअर्स बैठेंगे, पिक्चर देखेंगे, ज्यादा कमाई आएगा ना, तो कैपेसिटी बढ़ गया मेरे सिनेमा हॉल का। एक मशीन है, वो मैनुअली काम करता था, उसको ऑटोमेटिक करवा दिए, मैनुअली काम करता था 1 लाख पीस बनाता था, अब ऑटोमेटिक काम करेगा 1,20,000 बनाएगा, ये भी कैपेसिटी बढ़ा रहे। एक ऐसे 5 साल टिकता, उसको बढ़िया से बाहर से बिल्डिंग को पूरा रिपेयरिंग करवा दिए, सीमेंट वगैरह पूरा लगवा के, लाइफ बढ़ जाएगा। लेकिन नॉर्मल अगर रूम के अंदर कलर करा दिए ना, उससे लाइफ बढ़ता है ना कैपेसिटी। नॉर्मल धुलाई करवा दिए, नॉर्मल व्हाइट वॉश करवा दिए, वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसको पीएल में ही जाएगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ सर। अब बचा 2 आइटम और, एक डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बचा। ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो नाम से तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट जिसका बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड मिलने का चांस है। माने वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको हम डिफर कर रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा करके पीएल में डाल रहे हैं, एक बार में पूरा पीएल में नहीं डाल रहे। एग्जांपल देते हैं, एडवर्टीजमेंट नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एडवर्टाइजमेंट करना पीएल में डालते हो। हाँ। लेकिन हम एडवर्टाइजमेंट के लिए अमिताभ बच्चन को बुलाया, अब अमिताभ बच्चन मेरा ऐड करके जाएगा, मेरे प्रोडक्ट का ब्रांड इमेज तो बहुत दिन तक याद रखेगा। तो अमिताभ बच्चन 5 करोड़ रुपया लिया, 5 CR, मेरे को लग रहा है ये बेनिफिट हमको 4 साल तक मिलेगा, मेरे को लग रहा है। सर ये अंदाजा कैसे लगा, ये कंपनी टू कंपनी डिफर करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली एडवर्टीजमेंट होता, हम पूरा का पूरा पीएल में 5 करोड़ डाल देते, 2 एडवर्टीजमेंट बोल के। लेकिन यहां हम क्या करेंगे, सर आप बैलेंस शीट में 5 करोड़ लिखेंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल के, डिफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बोल के, और आप क्या करोगे, लेस ट्रांसफर टू पीएल बोल के 1.25 करोड़ करोगे, बैलेंस 3.75 रख लोगे, उस साल का पीएल में जाएगा 1.25। फिर नेक्स्ट ईयर का बैलेंस शीट बनाओगे, ये 3.75 है, फिर उसमें से 1.25 माइनस करोगे, 2.5 बचेगा,
और उस साल का पीएल में भी 1.25 डाल दोगे। नेक्स्ट ईयर फिर 1.25 यहां से माइनस, नेक्स्ट ईयर फिर 4 साल में बैलेंस शीट से पूरा वो एसेट खत्म और चला गया आपके पीएल में। इसका बेस्ट एग्जांपल एक तो यही था, डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। एक होता है प्रीलिमिनरी या इनकॉर्पोरेशन का खर्चा, कंपनी बनाने का खर्चा कंपनी एक बार में पीएल में नहीं डालता, थोड़ा थोड़ा करके पीएल में भेजता है, वो भी एक डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आपको पता है आपको डिबेंचर रिडीम करना है डिस्काउंट पे, डिबेंचर इशू किया सॉरी डिस्काउंट पे, तो ये जो डिस्काउंट एक टाइप का लॉस है ना, एक्सपेंस है ना, डिस्काउंट पे डिबेंचर देना। आपको तो पता है कि ये 5 साल बाद रिडीम करना है हमको, मतलब ये डिस्काउंट जो हम दिए हैं इस साल डिबेंचर पे वो अगले 5 साल तक यूटिलाइज होगा, तो थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करेंगे। तो 3 ही एग्जांपल है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, एडवर्टीजमेंट को इनकॉर्पोरेशन या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और भी हो सकते हैं बट 3 आपके काम किए। ठीक है, ये हो गया डिफर्ड रेवेन्यू। आखिरी बचा कैपिटल लॉस या कैपिटल गेन, रेवेन्यू लॉस या रेवेन्यू गेन। बेटा कैपिटल लॉस या कैपिटल गेन मतलब सर लैंड बेचे, फर्नीचर बेचे, मशीन बेचे, 5 लाख का लैंड 7 लाख में बिका, तो ये 2 लाख का गेन क्या कहलाएगा? कैपिटल गेन, क्योंकि लैंड क्या है? कैपिटल एसेट है ना, बिल्डिंग क्या है? कैपिटल एसेट है ना, फर्नीचर क्या है? मशीन क्या है? कैपिटल एसेट है ना, तो उसको बेचने का गेन और लॉस भी कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होगा। लेकिन गुड्स बेचे, मेरा स्टॉक था, स्टॉक 25,000 का स्टॉक हमको 22,000 में बेचना पड़ गया, स्टॉक का क्वालिटी खराब हो गया था, कम में बिका, या मार्केट में डिमांड गिर गया था, कम में बिका, तो वो गेन या लॉस क्या है? ये रेवेन्यू। ठीक है, तो जो ट्रेडिंग पीएल का कोई आइटम में गेन या लॉस हो जाए वो रेवेन्यू लॉस या रेवेन्यू गेन है, बैलेंस शीट का आइटम में कोई लॉस या गेन हो जाए वो रेवेन्यू लॉस रेवेन्यू गेन है। ठीक है, हाँ सर। तो ये आपको 6-7 आइटम गेस करने दिया जा सकता, हो जाएगा? हाँ सर। चलो ये टॉपिक भी खत्म। देखो ये सब पूरा बताया यहाँ पे ज्ञान, पढ़ने का दरकार नहीं है, थ्योरी लिखने नहीं आएगा, ठीक है, नॉर्मली आएगा, आइटम गेस करो कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। देखो कैपिटल, रेवेन्यू, लॉस, एन तेन, वही सब टॉपिक था। अब आ जाओ, ये देखो जैसे अब आपका यहाँ पे दिखाते हैं, आपको यहाँ पे आपको कैसे दे रहा है, देखो आप खुद ही शेयर किए इसका पीडीएफ, क्या नाम है ये, टैक्समैन का। देखो यहाँ पे बताया था कंसेप्ट दैट बिजनेस एज्यूम टू एग्जिस्ट फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड, इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो ऐसे ही आपको कैस करना है, ठीक है। हाँ सर। और भी देखते हैं यहाँ पे, द आउटफ्लो ऑफ फंड टू एक्वायर एन एसेट दैट विल बी बेनिफिट द बिजनेस फॉर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड इज रेफर्ड एज, कोई एसेट खरीदने के लिए जो पैसा जा रहा है और जिसका बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड मिलेगा, सर कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, ठीक है। हेलो, हाँ सर। नेक्स्ट बोला आफ्टर द ट्रांजेक्शन आर पोस्टेड टू वेरियस लेजर आइदर फ्रॉम जर्नल और फ्रॉम सब्सिडी बुक, दे आर डैश while preparing trial balance for enterprise, added or balanced। क्या करते हैं? लेजर पोस्टिंग के बाद क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस में आइटम को पुटिंग करने के लिए ऐड करते हैं कि बैलेंस करते हैं? बैलेंस। बैलेंसिंग सीडी बीडी करते हैं ना। हाँ। Which of the following purpose is served from the preparation of trial balance? ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? To check the arithmetical accuracy, to ascertain the balance of any ledger account, to prepare the final account, all of the above। सारे काम के लिए करते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने से ये भी पता चल जाता है मेरा एक्यूरेट है कि नहीं, डेबिट क्रेडिट सब ठीक हुआ है कि नहीं। लेजर तो बैलेंस करने के काम आते ही है, लेजर का बैलेंस निकालने के, और फाइनल अकाउंट भी तो वहीं से देख के डालते हैं, ठीक है। एवरी डेबिट मस्ट हैव इट्स करस्पॉन्डिंग एंड इक्वल टू डैश, ऑब्वियस बात है हर डेबिट का क्या होगा? कुछ ना कुछ क्रेडिट। एन अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन इज,
एक पैसा खर्चा कर रहे हैं एक मशीन को रिप्लेस करने के लिए ताकि उसकी जगह नया मशीन ला सके, इस एक्सपेंडिचर को क्या बोलेंगे? कैपिटल लॉस। एक मिनट। एन अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट। अच्छा तो फिर तो लाइफ बढ़ रहा है मशीन। नहीं, रुको रुको रुको, मेरा भी बोलना गलत हुआ, हम पॉइंट भी गलत समझाए आपको। यहाँ बोल रहे हम पैसा खर्चा कर रहे हैं मशीन को रिप्लेस करने के लिए क्योंकि वो मशीन का पार्ट खराब हो गया। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना। नॉर्मल मशीन का पार्ट बदलने से लाइफ या कैपेसिटी नहीं बढ़ता। ठीक है। एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ एसेट whose usefulness does not expire in a year। देखो क्या बोले, एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ एसेट whose usefulness does not expire in a year of that occurrence but generally expire in the near future। मतलब बहुत लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा लेकिन 1 साल से ज्यादा भी चलेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म चलता तो कैपिटल, विद इन अ ईयर खत्म होता तो रेवेन्यू, ये दोनों के बीच का क्या होगा? डिफर्ड रेवेन्यू। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। एन अमाउंट स्पेंड इन कनेक्शन विथ ऑब्टेनिंग ऑफ लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग ए फैक्ट्री। लाइसेंस लेने का खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है। ठीक है, क्योंकि उससे लाइफ कैपेसिटी नहीं बढ़ने वाला। लाइसेंस तो एक ही बार मिलता है ना। हाँ। तो मन में आएगा एक ही बार पेमेंट करते हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। बट बेटा लाइसेंस लेना एक नॉर्मल खर्चा है बिजनेस के लिए, वो एसेट में ऐड नहीं होता। नेम द बुक इन विच एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ डेबिट नोट इशूड। डेबिट नोट देख के कौन सा याद करो, डे बुक अपने बोल के चैप्टर पढ़ते हैं, इसका थ्योरी सुन लो 2 मिनट के अंदर। डे बुक 8 टाइप का होता है बेटा, 8 टाइप का डे बुक होता है। 5, 6, 7, 8। पहला डे बुक को बोलते हैं कैश बुक, दूसरा डे बुक को बोलते हैं परचेज डे बुक, तीसरा को सेल्स डे बुक, चौथा को बोलते हैं परचेज रिटर्न डे बुक, पांचवा को सेल्स रिटर्न डे बुक, छठा को बोलते हैं जर्नल प्रॉपर, और 7वां और 8वां होता है बिल्स रिसीवेबल डे बुक और बिल्स पेएबल डे बुक। ठीक है, नाम क्लियर है। अब किसमें क्या आता है? कैश बुक में आता है कैश का आना और जाना, वो ट्रांजेक्शन जिसमें मनी आ रहा है और जा रहा है, भले वो रेवेन्यू नेचर हो भले वो कैपिटल नेचर हो। पैसा आ रहा है तो कैश बुक के डेबिट में लिखते हैं, पैसा जा रहा है तो कैश बुक के क्रेडिट में लिखते हैं। गुड्स बेचे या एसेट बेचे, गुड्स खरीदे या एसेट खरीदे, पैसा आ रहा है कैश बुक में आएगा। ठीक है, परचेज डे बुक में क्या आएगा? उधार में जो गुड्स बेचे, क्रेडिट में जो गुड्स बेचे, गुड्स, मशीन नहीं, फर्नीचर नहीं, हम गुड्स बोला है, स्टॉक तुम्हारा। ठीक है, खरीदे सो बेचे नहीं खरीदे। वैसे ही सेल डे बुक में उधार में जो गुड्स बेचे, परचेज रिटर्न डे बुक में उधार में बेचा हुआ गुड्स वापस आ गया, उधार में खरीदा हुआ गुड्स वापस चला गया, सॉरी। और सेल्स रिटर्न डे बुक माने उधार में बेचा हुआ गुड्स वापस आ गया। ठीक है। हाँ सर कैश में गुड्स बेचे होते वो तो कैश बुक में जाता ही, कैश में मशीन बेचे होते खरीदे होते तो कैश बुक में जाता ही, लेकिन उधार में मशीन खरीदे या बेचे तो वो जनरल प्रॉपर में जाएगा। जनरल प्रॉपर में क्या जाता है जो इन 5 बुक में नहीं जाए। समझे? अब हम एक एग्जांपल दें, डिप्रिसिएशन का एंट्री कहां जाएगा? कैश बुक में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। वो कोई परचेज सेल या परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न है क्या? नहीं। तो कहां बचा? जनरल प्रॉपर। उधार में मशीन बेचे, उधार में मशीन बेचे, कैश बुक में तो जा नहीं सकता क्योंकि उधार है। और परचेज सेल्स परचेज रिटर्न सेल्स में जा नहीं सकता क्योंकि वहां तो खाली गुड्स जाता है, वो भी उधार वाला है ना। तो बचा क्या? जनरल प्रॉपर।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री, एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। हाँ सर वो कैश बुक में जा नहीं सकता क्योंकि आपको पैसा आया गया ही नहीं अभी। बाकी कोई भी परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेज बुक, सेल डे बुक में जा नहीं सकता, तो बचा कहां? जनरल प्रॉपर। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट का एंट्री क्या एंट्री होगा? पीएल टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। हाँ ये कैश बुक में जा सकता है क्या? सर दोनों ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, कहीं भी पैसा आना जाना हुआ ही नहीं है कैश का, या नहीं जाएगा? सर ये गुड्स का कोई उधार में खरीदना बेचना या उधार में खरीदा हुआ गुड्स वापस करना तो है नहीं, ये बाकी चारों में भी नहीं जाए, बचा क्या? जनरल प्रॉपर। अच्छा बीआर डे बुक और बीपी डे बुक में क्या जाएगा? सर बीआर इशू करेंगे या बिल्स पेबल इशू करेंगे तो यहां जाएगा, ठीक है? हाँ सर। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, नेम द बुक इन विच एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ डेबिट नोट इशूड। अच्छा अब आता है डेबिट नोट कौन इशू करेगा, क्रेडिट नोट कौन इशू करेगा? पहला बात तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू कब होगा? जब परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न होगा। जब परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न होगा तभी डेबिट नोट क्रेडिट नोट आएगा। देखो एक बात समझना चंद्रलेखा, हम आपको माल बेचे तो आपको बिल देंगे ना, बिल इनवॉइस, और आपसे माल खरीदे तो आप हमको बिल या इनवॉइस दोगे। एक बार बिल मत बोलो, इनवॉइस ही बोलो, इनवॉइस। हम लोग जनरल लैंग्वेज में बिल बोलते हैं, बट अकाउंटिंग में बिल बीआरबीपी के लिए बोला जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका बीआरबीपी का बात नहीं हो रहा है, इनवॉइस का बात हो रहा है। मतलब वो दे आर टॉकिंग अबाउट माल बेचने वाला डॉक्यूमेंट या माल खरीदने के लिए डॉक्यूमेंट। तो बेटा जब वापस करोगे तब भी तो कोई डॉक्यूमेंट बनाओगे। अगर हम आपको बेचे हैं, सेल किए हैं, तो हम सेल का इनवॉइस बनाए हैं। अब अगर आप हमको माल वापस करोगे तो आप भी तो एक डॉक्यूमेंट बनाओगे ताकि प्रूफ रहे कि माल वापस चला गया है, कैंसिल हो गया। तो आप सेल क्या होता है? क्रेडिट ना, तो सेल से क्रेडिट नोट बनेगा। और परचेज डेबिट होता है ना जनरली, तो परचेज रिटर्न के टाइम में डेबिट नोट बनेगा। तो अगर हम आपको माल वापस कर रहे हैं, माल बेचे थे हम आपको, आप हमको वापस करो, एग्जांपल यही लेते हैं, हम आपको माल बेचे थे, आप हमको माल वापस किए, मेरे बुक में परचेज का सेल का एंट्री हुआ होगा, तो हम बनाएगा क्रेडिट नोट जब वापस करना है तब। और आप क्योंकि खरीदे हो तो परचेज का एंट्री पास किए होंगे, तो अब आप वापस करो तो आप डेबिट नोट बनाओगे। तो परचेजर डेबिट नोट बनाता है क्योंकि परचेज डेबिट होता है, और सेलर क्रेडिट नोट बनाता है क्योंकि सेल क्रेडिट होता है। याद करने का ट्रिक है ये कि कब डेबिट नोट कब क्रेडिट नोट। अच्छा ये तो ध्यान में, सेल परचेज पे डेबिट नोट क्रेडिट नोट नहीं बनेगा, वो तो रिटर्न के टाइम में बनेगा। हाँ सेल परचेज के टाइम तो नॉर्मल इनवॉइस बनता है, लेकिन कौन बनाता है ये याद करने का ट्रिक है कि परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न के टाइम में डेबिट नोट बनेगा, और सेल क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न के टाइम में क्रेडिट नोट बनेगा, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, डेबिट नोट इशू हुआ है, बताओ कौन से बुक में एंट्री होगा? तो डेबिट नोट कब होता है? परचेज रिटर्न में। तो यानी परचेज रिटर्न बुक में एंट्री होगा इसका, ठीक है? तो ये पूरा थ्योरेटिकली आपको हम बता दिए, इसको बनाने नहीं आएगा आपके एग्जाम में, बट एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है? नेम द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट एज अ फिक्स्ड एंड करंट एसेट। कौन सा प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि एक फिक्स एसेट और करंट एसेट को अलग अलग रिकॉर्ड करो? गोइंग कंसर्न ना, इसीलिए गोइंग कंसर्न ही तो बताता है कि बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा, तो जो एसेट लॉन्ग टर्म यूज होगा वो फिक्स एसेट, और जो विद इन ईयर रिकवर हो जाएगा वो करंट एसेट। हाँ इसीलिए डेटर को करंट एसेट मानते हैं क्योंकि 3 महीने में पैसा, 4 महीने में पैसा आ जाएगा, लेकिन मशीन को लॉन्ग टर्म मानते हैं क्योंकि उसको 4-5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद बेचेंगे। ठीक है? अ रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस विथ पर्पज ऑफ यूजिंग इट फॉर जनरेटिंग फ्यूचर प्रॉफिट इज नोन एज। बिजनेस के पास कोई रिसोर्स है जिससे वो फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेट करेगा, बिजनेस एसेट। आउटवर्ड इनवॉइस इशूड कब एंट्री, किस बुक में एंट्री होगा? आउटवर्ड इनवॉइस मतलब, इनवॉइस मतलब बिल,
हाँ आउटवर्ड विजिबल कब बनता है? सेल के टाइम पे। सेल के टाइम पे। तो ये सेल्स बुक में एंट्री होगी। इनवर्ड इनवॉइस बोलता तो परचेज बुक में एंट्री होता। परचेज के टाइम पे। डेबिट हाँ नोट बोलता तो परचेज रिटर्न बुक में एंट्री होता। हाँ क्रेडिट नोट बोलता तो सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री होता। ठीक है। बिल्स रिसीवेबल बोलता तो बीआर डे बुक में एंट्री होता। बिल्स पेएबल बोलता तो बीपी डे बुक में एंट्री होता। कैश ट्रांजैक्शन बोलता तो कैश बुक में एंट्री होता। और बाकी कुछ भी बोलता तो जर्नल प्रॉपर में एंट्री होता। ठीक है। हाँ सर। पूरा डे बुक रिवाइज करवा दिए। नेक्स्ट बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल नेचर? इनमें से कौन सा आइटम कैपिटल नेचर है? कमीशन ऑन परचेज, कॉस्ट ऑफ रिपेयर, रेंट ऑफ अ फैक्ट्री, वेजेस फॉर पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। वेरी गुड। ठीक है। तो देख रहे हो इस पार्ट से कैसा क्वेश्चन आने वाला है। हाँ। नेक्स्ट बोला था डैश डिस्काउंट इज नेवर एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कौन सा डिस्काउंट बुक में एंट्री नहीं होता? दुनिया में कितने टाइप के डिस्काउंट है? 3। ट्रेड डिस्काउंट 2 है मेनली के, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट 2 टाइप का है, डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड। ट्रेड डिस्काउंट कब देते हैं? बल्क परचेजिंग के लिए। हाँ। और कैश डिस्काउंट जल्दी पेमेंट के लिए। तो ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में एंट्री नहीं होता। डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड तो एंट्री जिंदगी भर करते आए हो आप। हाँ। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा, है ना? तो इसका एंट्री तो होना ही है सर। तो ट्रेड डिस्काउंट का कभी एंट्री नहीं होता। अब अच्छा बात क्या है बेटा, आपके फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आएगा। तो ऐसे ही हमको फिल इन द ब्लैंक सबसे डेंजरस आंसर लगता है सर। एक सोचते हैं आंसर एक निकलता है। एग्जैक्ट वर्ड चाहिए ना, आंसर तो आप सोच लोगे। अब आपके मुंह में नाम उसका कुछ और आ रहा है और एग्जामिनर के आंसर शीट में नाम कुछ और है। हो गया कल्याण, कट जाएगा पूरा। पहले आता था 5 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स कॉस्टिंग में, सीएमए में। सब स्टूडेंट बोलता था वो 5 में नंबर खो के आते हैं सर। अच्छा काम क्या कर दिया आप, वहां भी एमसीक्यू देगा। तो अगर फिल इन द ब्लैंक्स भी देगा तो उसमें 4 ऑप्शन देगा। हाँ वो ठीक है, हाँ ठीक है सर, वहां गेस कर लेंगे क्योंकि मीनिंग तो आ ही जाता है मुंह में, उसको एग्जैक्ट नाम नहीं आता। हाँ। चलो ठीक है। नेक्स्ट कंटिंजेंट लायबिलिटी वुड अपीयर। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है? सुन लो एक लाइन में, भूलते हो ये बहुत बार, और ये ऐसा चीज है जो जिंदगी में नहीं भूलना चाहिए। कंटिंजेंट वर्ड का मतलब होता है किसी बात का होना या नहीं होना किसी दूसरे बात के होने या नहीं होने पे डिपेंडेंट है। हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ समथिंग डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम अदर थिंग। आपका प्रोडक्ट यूज करके हम बीमार पड़ा, हम आपकी कंपनी पे केस किया है कि आपके प्रोडक्ट के कारण मेरा तबियत खराब हुआ। आप बोल रहे हो नहीं कस्टमर यूज गलत किया इसलिए खराब हुआ, कोर्ट में मैटर गया। अब आप हमको कॉम्पनसेशन दोगे या नहीं दोगे, किस बात पे डिपेंड करता है? आपका लाइबिलिटी टू पे कॉम्पनसेशन विल ऑकर और नॉट, इट डिपेंड्स ऑन डिसीजन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट अगर आपके फेवर में डिसीजन दिया कॉम्पनसेशन नहीं देना पड़ेगा। कोर्ट अगर मेरे यानी कस्टमर के फेवर में डिसीजन दिया आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो योर लाइबिलिटी डिपेंड्स अपॉन डिसीजन इन फेवर ऑफ यू और अगेंस्ट ऑफ यू। Contingent liability would appear on the liability side of the balance sheet, on the asset side of the balance sheet, as a note in the balance sheet, none of the above. नोट में आएगा। नोट में आएगा क्योंकि अब तक श्योर नहीं हो लायबिलिटी के लिए तो उसको बैलेंस शीट में नहीं ले सकते और उसको लिखना भी जरूरी है, इग्नोर भी नहीं कर सकते, तो नीचे नोट में देंगे। Which of the following is not a part of financial statement? किसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं? ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस। वेरी गुड। ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट, रेशियो, ये 4 चीज ऑलवेज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट, रेशियो, कैश फ्लो। विच सब्सिडियरी बुक सर्व्स बोथ जर्नल एज वेल एज ए लेजर? कौन सा सब्सिडियरी बुक, जो 8 अभी नाम पढ़े हो, कौन सा सब्सिडियरी बुक ऐसा है जो जर्नल भी अपने आप में, लेजर भी अपने आप में? कैश बुक। कैश बुक। हाँ। परचेज रिटर्न इमीडिएटली पेड इन कैश वुड एंटर्ड इनटू
कैश बुक। हाँ, क्योंकि कैश आ गया है यहाँ पे। इफ एन एम्प्लॉय ऑफ बिजनेस फाइल्ड अ लीगल सूट ऑन बिजनेस, इट इज कंसिडर्ड इन द बुक्स एज लीगल एक्सपेंस, लाइबिलिटी, कंटिजेंट एसेट, कंटिजेंट लाइबिलिटी। एम्प्लॉय लीगल केस किया है, मतलब केस के फैसले के हिसाब से लाइबिलिटी देना भी पड़ सकता है, नहीं भी देना पड़ सकता है। कंटिजेंट लाइबिलिटी। कंटिजेंट लाइबिलिटी। अब आपको समझ में आ रहा है ये पार्ट? हाँ। अब आप इसके बाकी एमसीक्यू करोगे? हाँ। तो करना फटाफट, जो नहीं समझ में आएगा मार्क करके रखना, हमको फटाफट पूछना। ठीक है। एक प्रैक्टिकल सम करते हैं यहाँ पे, एमसीक्यू छोड़ रहा है एक बार हम। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन: ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। आपको जीपी का परसेंटेज बोल रहा है 25% ऑन कॉस्ट। बताओ क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना होगा? फटाक से ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग स्टॉक 2,13,000 डेबिट में आएगा। हाँ। परचेज 16,55,000 डेबिट में आएगा। सेल 21,32,000 क्रेडिट में आएगा। कैरेज इनवर्ड 32,500 डेबिट में आएगा। कैरेज आउटवर्ड आएगा क्या ट्रेडिंग में? नहीं, वो पीएल में जाएगा, क्योंकि कैरेज इनवर्ड परचेज के टाइम का भाड़ा होता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन कैरेज आउटवर्ड सेल के टाइम का भाड़ा है, वो प्रोडक्शन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो सेल के टाइम का, इसलिए वो इनडायरेक्ट है। रिटर्न इनवर्ड क्या होगा? बेचा हुआ माल वापस आ रहा है तो सेल से माइनस। ये माइनस 38,000 होगा। अब प्रॉब्लम कहां दे दिया? 25% ऑन कॉस्ट है। जीपी ऑलवेज ऑन सेल निकलता है। लेकिन सेल माने यहाँ पे प्रॉफिट इंक्लूडेड है। वही सीपीएसपी वाला बुद्धि लगाओ। 25% ऑन सीपी है, मतलब 1/4 ऑन सीपी है, 1/5 ऑन एसपी हो जाएगा। तो ये 21,32,000 माइनस 38,000 करके जो फिगर आएगा, उसका 1/5 तुम्हारा जीपी आ जाएगा। 21,32,000 माइनस 38,000 ये आ जाएगा 20,92,000। ठीक है। हाँ। तो जो आएगा उसका 1/5 निकालना, वो जीपी होगा। बैलेंसिंग फिगर, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ठीक। हाँ सर। ऐसे सॉल्व करते हैं सबको। आंसर मिला लेना, नहीं मैच करे तो बोलना। ठीक है। द गेन फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट नीड नॉट टू बी एडेड टू रेवेन्यू टू ascertain द डेज ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट। पीएल निकालने के लिए कैपिटल एसेट में से जो गेन हुआ वो ऐड करना जरूरी नहीं है। ये छोड़ दो, ये वाला एमसीक्यू उतना कुछ नहीं है। बाकी एमसीक्यूज ही है। ठीक है, ये तब सब आप सॉल्व कर पाओगे। ये वाला प्रैक्टिकल है, एमसीक्यू ये काम का है। 2 है। द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वाज 5 लाख, रियलाइजेबल वैल्यू 120%, रियलाइजेशन एक्सपेंस 5%, एट व्हाट अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक विल गो इन द इनकम स्टेटमेंट। बेटा 5 लाख कॉस्ट है, यानी ये इसका कॉस्ट हो गया। मार्केट वैल्यू कितना है आज के दिन जो रियलाइज हो सकता है? 5 लाख का 120% कितना होगा? 6 लाख। हाँ। उसमें से 5% खर्चा भी लग जाएगा तो वो भी माइनस कर लो। 6 लाख का 5% कितना होगा? 30,000। हाँ, 5,70,000। तो 570 और 5 लाख में whichever is lower, 5 लाख। ठीक है। तो 570 गलत आंसर है, गलत है। ओ नहीं बोला, विच इज नॉट अ गोइंग कंसर्न। अच्छा, ये नहीं पढ़े थे। गोइंग कंसर्न नहीं है तो फिर 5,70,000, क्योंकि इसी साल तो बेच के खत्म कर देगा। गोइंग कंसर्न होता तो 5 लाख। बाकी आप करना, एमसीक्यूज ही है, थ्योरी है, और थ्योरी में लिख लेते कुछ पढ़ने लायक है तो।
अकाउंटिंग साइकिल किसको बोलते हैं? अकाउंटिंग साइकिल वो जिस पीरियड में हम अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं उसमें हम क्या क्या बनाते हैं वो ज्ञान दे दिया। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, ये सब बनाते हैं। ये सब लिखने में आ सकता है? चांस कम है। एक बड़ा क्वेश्चन के साथ एक छोटा दे सकते हैं। अच्छा, मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या है? अभी आपको हम पढ़ाया था हाँ। कि हम वो चीजों को रिकॉर्ड करते हैं जो मेरे फाइनेंशियल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, वही जो हम आपको एग्जाम्पल दिए थे वो ज्ञान दे देना। ठीक है, क्या ज्ञान दिए थे? हाँ, कि सर 5 लाख का एक पोस्टल खर्चा है वो 2% से बढ़ गया, बट 50 लाख का रॉ मटेरियल है वो 5% से बढ़ा, तो कौन सा ज्यादा मटेरियल है? वो वाला ज्ञान दे देना एग्जाम्पल देके। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट का मतलब पूछा है, उसका भी एग्जाम्पल दे देना कि वो प्रोविजन फॉर बैड डेट, वो यही जो अभी बोले ना, स्टॉक और कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस व्हिच इज लोअर, ये सब क्यों करते हैं? प्रोविजन बनाना या ये कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस व्हिच इज लोअर पे रिकॉर्ड करना, क्योंकि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल बोलता है कि आपको बी प्रिपेयर फॉर द लॉस एंड रिस्क, लेकिन गेन जब हो तब रिकॉर्ड करना। कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब पूछा है, शॉर्ट नोट मांगा उसके ऊपर। देखो कैसे इतना बढ़िया से लिखा, कैपिटल विच इज नॉट कंट्रीब्यूटेड टू ओनर्स, ये सब मत लिखना। अब लिखना कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट है जो लॉन्ग टर्म एसेट बेच के आए, रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट है जो डे टू डे इनकम से आए। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट वो है जो पीएल को इम्पैक्ट नहीं करता, रेवेन्यू रिसिप्ट जो है पीएल को इम्पैक्ट करता है। एग्जाम्पल दे देना एक एक। एक्रूअल कंसेप्ट पे शॉर्ट नोट पूछा है। अकाउंट्स क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, लॉ वगैरह ठीक से मेंटेन हो रहा है कि नहीं वो देखने के लिए, ओवर अ पीरियड बिजनेस का पोजीशन कैसा है, कई एक इंपॉर्टेंट बातों को डिस्क्लोज करना पड़ता है ताकि जो लोग इन्वेस्ट किए हैं वो लोग देख सके बिजनेस कैसा चल रहा है। कौन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करता है? कौन यूजर है? तो मैनेजमेंट है, एम्प्लॉइज है, तुम्हारे क्रेडिटर्स हैं, तुमको लोन देने वाले हैं, सोसाइटी है, गवर्नमेंट है, ये लोग तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखते हैं। जो लोग वो क्या बोलते हैं, रिसर्चर होते हैं, जो लोग का काम है रिसर्च करना, वो लोग भी तुम्हारे डेटा को देखते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? जिसको देख के अकाउंट बनता है, तो वो इनवॉइस, वो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? ज्ञान भाजी है, जितना ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस एक एक दो लाइन रीड करके छोड़ देना, मोटा मोटी हो गया। जो यहाँ पे केस स्टडी टाइप का भी दिया, फिर वही जस्टिफाई करो कि कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। Hariharan had started a new mid-sized business. He being new to the accounting, sought advice from a cost accountant of maintaining the account. He was advised that he should follow double entry system of accounting. Some of his friends advised him to maintain account on cash basis only. He decided to follow the advice of cost accountant. क्या वो ठीक किया? हाँ वो ठीक किया, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम का क्या एडवांटेजेस है वो लिख दो। ठीक है, हाँ सर। नेक्स्ट पीडीएफ में क्या है? यहां बोले कि अकाउंटेंट है वो लार्ज साइज फर्म चलाता है इन अ जर्नल एंट्री इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग सब्सिडियरी बुक। हिज व्यू इन दैट इट विल रिजल्ट अ बेटर कंट्रोल एंड ऑल्सो लार्ज, मतलब वो सब्सिडी बुक नहीं बना के जर्नल एंट्री के थ्रू लेजर वेजर बनाता है। तो देखो सब्सिडी बुक कौन बनाते हैं बेटा? छोटे फर्म वाले, जिनको पता है बहुत ज्यादा उधार का ट्रांजेक्शन नहीं होगा, वो 25 डे बुक, सेल डे बुक बना के काम कर लेते हैं, बाकी सब कैश बुक में चला जाता है और 2-4 एंट्री जनरल पेपर में चला जाता है। तो ये जो सब्सिडी बुक है ना, पुराण बुक वाला, वो जनरली छोटा बिजनेस के लिए ठीक है, बड़े बिजनेस के लिए वो ठीक नहीं है। उनको ऑलवेज जर्नल एंट्री बना के, लेजर बना के वो सभी करना चाहिए।
ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछने का चांस ज्यादा है कि तीनों चारों देख के दो लाइन में मीनिंग पूछ लिया। तो 2 लाइन में मतलब एक एग्जाम्पल, 2 लाइन में मतलब एक एग्जाम्पल। अब ऐसा आता है शॉर्ट नोट में, ठीक है। ये सब पुराना ईयर्स में आया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। ये आपको बोला कैश बुक बना के दिखाओ छोटा सा, तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, बाकी एडलेस करके। ये बीआरएस तो आपने पढ़े है ना? हाँ सर। ये तो बीआरएस का समझिए। यहाँ देखो ये पूछ लिया, इस टाइप का क्वेश्चन आने का बहुत स्कोप है कि 4 आइटम देके बताया इनमें से कौन सा कैपिटल है कौन सा रेवेन्यू है, और विथ रीजन। तो रीजन में वो देना वो डे टू डे है कि लॉन्ग टर्म है। मतलब कैपिटल और रेवेन्यू का रीजन हमेशा क्या दोगे? रेवेन्यू का जब भी रीजन दोगे बोलोगे डे टू डे आइटम है, इसलिए विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड इसका बेनिफिट निकल जाएगा, और वो कैपिटल है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिया फ्रेट चार्जेस 12,000 इनकम फॉर मशीनरी, कैपिटल है ना। 90,000 बिंग एक्सपेंडिचर इनकम फॉर वेल इक्विप्ड लेबर वेलफेयर सेंटर, लेबर वेलफेयर का सेंटर बनाए सर, एसेट बन रहा है पूरा सेंटर बना, मतलब बिल्डिंग बनाए है ना। कॉम्पनसेशन 1.5 लाख ईच पेड टू 3 एम्प्लॉय हुए रिट्रेंच्ड, एम्प्लॉय रिटायर हुआ उनको कॉम्पनसेशन दिया सर, रेवेन्यू है, इसका बेनिफिट कोई मोर देन 1 ईयर नहीं मिलेगा। टीवी सेट खरीदे 30,000 का रिसेप्शन हॉल में लगाने के लिए, 1 साल में तोड़ के फेंक दोगे कि लॉन्ग टर्म रखोगे टीवी को? लॉन्ग टर्म में। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये देखो ये सब क्वेश्चन अब नहीं पूछता कि बताओ ये पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है। पेटेंट राइट क्या है? एसेट है यानी रियल है। ड्राइंग पर्सनल क्योंकि ओनर के नाम का रिप्लेसमेंट है। परचेज रिटर्न नॉमिनल। साउथ स्पोर्ट्स क्लब अकाउंट नाम है ना, पर्सनल। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पर्सनल होता है। चैरिटी नॉमिनल, सॉरी इंश्योरेंस नॉमिनल होगा ना, एक्सपेंडिचर। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक का नाम होगा का पर्सनल, लोन है। फ्री सैंपल गुड्स है तो रियल, ठीक है। ये सब नहीं पूछता है, छोड़ दो। फिर बीआरएस दिया, वही सब पूछा है। फिर ये एक्सपेंस है कि लायबिलिटी की इनकम है, ये सब नहीं पूछता है। बीआरएस ही आ रहा है पूरा, ये तो पूरा बीआरएस ही है बेटा। अच्छा ये पीडीएफ बीआरएस से बनाए हो आप, लगता है ना? नहीं इसमें सारा है, मतलब इसके बाद बीआरएस के बाद वो डिप्टी है, एडजस्टिफिकेशन है। इनमें प्रैक्टिकल ही आएगा बेटा, इनमें थ्योरी नहीं पूछेगा आपसे। तो बताओ ठीक है, ठीक है। थ्योरी मोटा मोटी खत्म। डेप्री वेप्री भी जो है ना उनमें भी थ्योरी नहीं है।